नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक और क्वेश्चन सीरीज पे बात करने वाले हैं जिसमें जीएस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। तो आज के क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड एक सवाल है। तो पहला सवाल पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजनी नायडू इसके अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी? आपके पास ऑप्शंस हैं, दिल्ली अधिवेशन 1918, गया अधिवेशन 1922, कानपुर अधिवेशन 1925 या फिर मद्रास अधिवेशन 1927। तो यदि यहां पर इस क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये की गई थी सरोजनी नायडू जी के द्वारा। और आप सब इस बात से अच्छे से परिचित होंगे, भली भांति परिचित होंगे कि ये जो अधिवेशन किया गया था इसमें पहली बार सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस में शामिल हुई थी या कांग्रेस से चुनी गई थी। अच्छा, यहां पर जो है कई बार कंसेप्ट में हम लोग क्या गड़बड़ी कर देते हैं कि क्या ये पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? नहीं, इससे पहले भी वर्ष 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहां पर ऑलरेडी एनी बेसेंट जी के द्वारा जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन इंडियन नहीं। अगर हमसे पूछ रहा है कि पहली इंडियन कौन बनी थी, तो पहली इंडियन में याद रखना है सरोजनी नायडू, और उसका अधिवेशन क्या है, दैट इज 1925। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अगर हम लोग थोड़ा सा बाकी ऑप्शंस पे हम लोग डिटेल में चले तो जो ये दिल्ली अधिवेशन हुआ था वर्ष 1918 का, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन मालवीय जी। तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा दिल्ली अधिवेशन 1918 की अध्यक्षता की गई थी। अच्छा, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग सवाल ये भी आप लोगों को याद रखना कि 1918 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका जो है बंबई अधिवेशन भी हुआ था 1918 में, लेकिन जो बंबई अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है सैयद हसन इमाम जी के द्वारा की गई थी। तो वहां पर सैयद हसन इमाम पूछेगा तो वो बंबई अधिवेशन हो जाएगा 1918 किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस। रही बात गया अधिवेशन 1922 की, तो आप सब जानते हैं कि दिसंबर 1922 में जो गया अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी चित्तरंजन दास जी ने, सीआर दास जी ने। और इसी गया अधिवेशन में पहली बार इन्होंने एक प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था जिसमें इन्होंने बात की थी अबाउट दी कि हम एक स्वराज पार्टी का गठन करेंगे। तो स्वराज पार्टी के गठन का जो विचार था, अगेन कह रहा हूं मैं, स्वराज पार्टी के गठन का विचार या गठन का प्रस्ताव जो था ये लाया गया था। ये नहीं कहा कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ, नहीं, स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, वो अलग कंसेप्ट हो जाएगा। वहीं यदि मद्रास अधिवेशन 1927 की तरफ चले तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर MA अंसारी जी के द्वारा की गई थी, जो स्वराज पार्टी के ही नो चेंजेस लीडर्स में आते हैं, मतलब जो गैर परिवर्तनवादी लीडर्स में आते हैं। तो ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा पर, और विधानसभा कौन सी थी, केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था? ऑप्शन है भगत सिंह और राजगुरु, सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह और BK दत्त, राजगुरु और BK दत्त। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स दैट इज ऑप्शन सी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। BK दत्त का मतलब यहां पर बटुकेश्वर दत्त जी के द्वारा 8 अप्रैल वर्ष 1929 को विधानसभा के ऊपर जो है बम फेंक दिया गया था। इसके पीछे देखो कारण क्या थे। जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, और साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था, 3 फरवरी 1928 को, तो उसके विरोध में जो है जगह जगह पर लगातार भारतीयों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। और इसी समय जो लाहौर में विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें जो है लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जो था, उसके बाद जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, पहले इसका नाम क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, लेकिन बाद में इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना गया, जो कि जो है सितंबर 1928 में रखा गया था चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा। फिरोजशाह कोटला में इन्होंने शुरुआत की थी दिल्ली में इस नाम से। और उनके द्वारा सबसे पहले लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या की गई, और उसके कुछ समय पश्चात ही जहां जैसा यहाँ पर डेट लिखा हुआ है कि 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेचर के ऊपर जो है बम गिरा दिया था। तो इसमें जो दो नाम जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं भगत सिंह जी और बटुकेश्वर
बटुकेश्वर दत्त जी। कालांतर में आप जानते हैं कि इसी जो है संगठन से जुड़े हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा क्या किया गया था, काकोरी जो ट्रेन था उसको, काकोरी ट्रेन को जो है लूट लिया गया था। मतलब जो ट्रेन थी लखनऊ टू एट डाउन लखनऊ टू पैसेंजर जो ट्रेन थी उसको लूट लिया गया था। और उस केस में अशफाक उल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी, ठीक है, और रोशन सिंह जी को वहां पर क्या मिला था, फांसी की सजा भी हुई थी काकोरी कांड के चलते। इन सब के बाद जो है आप सब इस बात को जो है अवगत होंगे कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी, राजगुरु जी और जो है सुखदेव जी को फांसी की सजा हुई थी। उन पर लाहौर षड्यंत्र मामला चलाया गया था। तो ये जो सारा का सारा मामला जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, दैट इज वो जुड़ा हुआ है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। और उसी एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी के द्वारा 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा के ऊपर बम फेंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप कुल निर्वाचन क्षेत्र की सीटों में से दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी। देखो इसमें पहले आप लोग ऑप्शंस पढ़ लीजिए। इसमें जो है आरक्षित सीटों की संख्या घटाई गई थी, बढ़ाई गई थी, समाप्त कर दी गई थी, या जैसे थी पहले वैसे रखी गई थी पूना पैक्ट में। 2-3 चीज समझते हैं। देखो पहले तो ये जो पूना पैक्ट हुआ था ये कब और किसके बीच में हुआ था, तो इसका जो राइट जो है डेट है वो है 24 सितंबर 1932। और ये जो पैक्ट हुआ था, द पैक्ट वाज साइंड इन बिटवीन महात्मा गांधी जी, ठीक है, ये जो पैक्ट हुआ था ये किसके बीच में हुआ है, ये हुआ है महात्मा गांधी, एम गांधी, दैट इज महात्मा गांधी, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनके बीच में जो है ये पैक्ट हुआ था। और इस पैक्ट के दौरान जो दलित वर्ग है, जो उस समय का डिप्रेस्ड सेक्शन है, उसके लिए जो है सीटों की संख्या को क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। अच्छा कितना इंक्रीज किया गया था, देखो पहले जो था इनको दलित वर्ग को जो है प्रांतीय विधान सभा जो है यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसमें 71 सीटें होती थी, तो इनकी संख्या को 71 सीटों से बढ़ाकर अब 147 कर दिया गया। और दूसरा जो था, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, देखो ये हम लोग बात करें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि प्रांतीय विधानसभा की, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी यानी कि केंद्रीय जो है विधान सभा थी, उसमें जो है कुल मिलाकर जो भी सीटें होंगी उनका 18% सीटें ये दलित वर्गों के लिए शामिल कर दी गई। सीटें जो है दलित वर्ग के लिए ये जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। यही जो है पूना पैक्ट के अंतर्गत जो है प्रमुख व्यवस्थाएं की गई थी। पूना पैक्ट के पीछे एक और कारण ये भी था कि इससे पहले आप सब इस बात से जो है अवगत होंगे कि 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को जो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे हेनरी रैमसे मैकडोनाल्ड, उसके द्वारा कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत जैसे सिख की बात करें, दलित वर्गों की बात करें, तो इन्हें जो है इन्होंने क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट देने का जो है प्रावधान रखा था। जिस बात से जो है नाखुश होकर नाराजगी जताते हुए महात्मा गांधी जी ने यरवड़ा जेल के भीतर ही 20 सितंबर 1932 को अपना हंगर स्ट्राइक या आमरण अनशन जो था वो शुरू कर दिया था। उसके कुछ ही दिन बाद जो है 24 सितंबर 1932 को जो है महात्मा गांधी बी आर अम्बेडकर जी मिले, ठीक है, यरवड़ा जेल मतलब पूना, तो पूना में एक पैक्ट हुआ था और उसी पैक्ट को जो है पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। यहां तक की बात आई होप कि सबको क्लियर होंगी। निम्नलिखित में से कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से संबंध नहीं था, उनसे संबंधित कौन व्यक्ति इनमें से जो है नहीं था। ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, अब्बास तैयब जी, सरोजनी नायडू और लाला हरदयाल जी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स दैट इज ऑप्शन डी लाला हरदयाल। बल्कि लाला हरदयाल जी का अगर संबंध हम लोग लेकर चले तो यहां हमें चलना पड़ेगा 1913 में, जहां पर वर्ष 1913 में इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में इन्हीं के द्वारा जो है गदर पार्टी मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। ये गदर पार्टी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे और इनके सहयोगी सचिव के रूप में जिन्होंने काम किया था गदर पार्टी में वो थे सोहन सिंह भाकना जी, सोहन सिंह भाकना। तो एक नाम तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा कि लाला हरदयाल किससे जुड़े हुए थे, गदर पार्टी, और उन्होंने ही जो है गदर पत्रिका वहाँ पर पब्लिश की थी। सैन फ्रांसिस्को में ये शुरू हुआ था और ये देश के बाहर का जो है एक क्रांतिकारी संगठन कहलाता है, राइट। अब वापस आइए, अब हम लोग अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ चलें तो इसके पीछे देखो दो चीजें समझने की, ये मूवमेंट हुआ क्यों था और कब ये शुरू हुआ था। देखो अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की वास्तविक शुरुआत क्यों हुई थी, तो उसके पीछे आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि जिस समय महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी गई थी,
उन 11 सूत्रीय मांगों पर लॉर्ड इरविन के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, और यही कारण था कि महात्मा गांधी जी ने 14 फरवरी 1930 को 14 फरवरी 1930 को महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती में सर्वदलीय एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें जो है बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर उनके साथ ये तय किया गया कि अब समय आ चुका है सिविल डिसोबीडियंस करने का। डिसोबीडियंस मतलब डिसओबे करना है, जो गवर्नमेंट है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके जो रूल्स हैं, उसके जो रेगुलेशन है, उसके जो नियम कानून है, उनको नहीं मानेंगे। हम समय पर जो है टैक्स नहीं देंगे, नो रिप्रेजेंटेशन देन नो टैक्स, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे ब्रिटिश सरकार का। तो इसके लिए गांधी जी इकट्ठा हो गए 14 फरवरी 1930 को, जिसके बाद जब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव सामने रखा गया, तो उसके कुछ ही समय बाद 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक की एक जो है जर्नी स्टार्ट हुई थी, और इस जर्नी को हम लोग नाम देते हैं दांडी मार्च या दांडी नमक सत्याग्रह। क्योंकि हमने क्या कहा था, इसका उद्देश्य क्या था, डिसओबीडियंस का। डिसओबीडियंस का उद्देश्य था कि भाई अंग्रेजी जो नियम कानून है उनको तोड़ना है। और नियम कैसे तोड़ा, सबसे पहले नमक कानून को तोड़कर हमने इस आंदोलन की शुरुआत की। तो आप सब जानते हैं कि साबरमती से 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी और इनके सहयोगी 78 अदर्स जो थे, ये लोग निकले, पैदल मार्च पे निकले, और लगभग 240 माइल की दूरी तय करने के बाद ये 5 अप्रैल 1930 को, एक शब्द समझो, 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचे। लेकिन नमक किस दिन जो है इन्होंने नमक आंदोलन तोड़ा था, या नमक जो है किस दिन बनाया था समुद्र तट पर जाकर, तो वह है 6 अप्रैल को। तो दोनों डेट्स में कंफ्यूज मत होना। अगर सवाल इस तरीके का बनता है कि महात्मा गांधी जी जो है दांडी कब पहुंचे थे अपने अनुयायियों के साथ में, तो 5 अप्रैल का दिन है 1930। और नमक किस दिन जो है इन्होंने नमक कानून तोड़ा, हाथों में नमक लेकर नमक कानून तोड़ा था, तो वो 6 अप्रैल 1930 का आएगा। अब इस आंदोलन को जो है पूरे देश में फैलाने की जिम्मेदारी अलग अलग कोने में अलग अलग लोगों ने ली थी, जिसमें से सी राजगोपालाचारी का नाम आएगा, जिन्होंने आप जो है इसको याद रख सकते हैं कि तंजौर में, तमिलनाडु में जो है रूपरेखा संभाली थी। फिर जो है सरोजनी नायडू जी, देखो मणिलाल जी के साथ मिलकर धरसाना वाला जो एरिया था वहां पर जो है कमान संभाली थी। इसी प्रकार से अब्बास तैयब जी जो है इनके द्वारा इंडिविजुअल रूप से जो है अपनी भूमिका इसमें निभाई गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। लेकिन लाला हरदयाल जी का यहाँ पर जिक्र नहीं होगा, बल्कि वो ऑलरेडी हम लोग गदर पार्टी मूवमेंट में जान चुके थे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आई नो थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, लेकिन गाइस दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो इसको आप लोग को याद रखना है। 1961 में संपन्न हुए पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में, जो पहली सम्मेलन हुई थी, पहला जो बैठक हुआ था, उसमें कुल कितने देश जो है सम्मिलित हुए थे। 2-3 चीजें समझते हैं दोस्तों। देखो, पहले जो ये 1961 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, अच्छा गुट निरपेक्ष को इंग्लिश वाले नहीं समझ पाएंगे, ये है नॉन अलाइंड मूवमेंट, दैट इज नैम, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट। और नॉन अलाइंड मूवमेंट का ये जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था यूगोस्लाविया में, यूगोस्लाविया, बेलग्रेड में ना, बेलग्रेड जो है यूगोस्लाविया, तो ये बेलग्रेड यूगोस्लाविया में जो है यहाँ पर हुआ था। और इस समय जब पहला शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था, तो इसमें कुल जो डेलीगेट्स थे अलग अलग देशों के, उसमें शामिल थे 22 डेलीगेट्स। ये तो हो गए कि पहली शिखर सम्मेलन में कौन लोग शामिल थे। सवाल ये बनता है कि नैम जो है इसकी स्थापना क्यों हुई थी और कब हुई थी। तो नैम के गठन जो किया गया था, नैम का जो विचारधारा जो थी, वो गठन जो किया गया था वो 1955 का जो बांडुंग सम्मेलन था, इस बांडुंग सम्मेलन में जो है किया गया था। इसमें कई ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने नेम के जो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रयास किए थे या नेम की एस्टेब्लिशमेंट की थी। भारत से यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यूगोस्लाविया से बात करें तो यहाँ पर स्वयं किसका नाम आता है, दैट इज मार्शल टिटो का नाम आता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है अब्दुल नासिर थे और जो है सुकर्णो जो थे, ये कुछ ऐसे डेलीगेट्स थे जिन्होंने नेम के एस्टेब्लिशमेंट की घोषणा की। अब ये नेम क्यों बना था? दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आप सब जानते हैं कि साम्यवादी विचारधारा रखने वाला सोवियत संघ, यानी कि कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी रखने वाला सोवियत संघ है, और जो पूंजीवादी विचारधारा रखने वाला कैपिटलिस्टिक जो है आइडियोलॉजी रखने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इनके बीच में शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर चल रहा था। इस कोल्ड वॉर की समस्या को दूर करने के लिए वहां पर जो है नेम जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट जैसे जो है संगठन का शुरुआत करना जो है अति आवश्यक हो चुका था। और यही कारण था कि जो नेम है इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 22 जो है यहां पर लोग आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र, सिल्क पेपर मूवमेंट भी इसको लिखते हैं, सिल्क पेपर जो है कॉन्स्पिरेसी भी इसको लिख सकते हैं। तो जो सिल्क पेपर मूवमेंट है
इसको संगठित किसने किया था? ऑप्शन है मौलाना अबुल बारी, मौलाना महमूद हसन, उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्ला, मुजफ्फर अहमद और मोहम्मद अली। तो इसका जो राइट आंसर आएगा उसमें उबैदुल्ला सिंधी आएंगे। तो यानी कि उबैदुल्ला सिंधी, बरकतुल्ला जैसे जो लीडर्स थे, इनके द्वारा 1913 में, ध्यान से याद रखना कि ये जो सिल्क पेपर कॉन्स्पिरेसी थी 1913 से लेकर 1920 के बीच का जो है एक क्या था मामला था, एक षड्यंत्र मामला था। और इस समय देखो ऐसे नहीं सिर्फ इतने ही लोगों का नाम याद रखेंगे, इसके अलावा सिल्क लेटर जो मूवमेंट है, सिल्क पेपर जो मूवमेंट है, इसमें जो है शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन इसमें शामिल थे, मोहम्मद हसन देवबंदी जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, महमूद हसन देवबंदी, ठीक है। तो महमूद हसन देवबंदी का नाम इसमें जो है शामिल आता है, और मौलाना वहीद अहमद जो है, हकीम नुसरत हुसैन जो हैं, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने इस समय रेशमी रुमाल षड्यंत्र में अपनी जो है भूमिका अदा की थी। तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र 1913 से लेकर 1920 के बीच का जो है षड्यंत्र है, ये आप लोगों ने याद रखना है इसमें। अगले क्वेश्चन पे आइए। अच्छा, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, 2 यहाँ पर जो है वक्तव्य दिए गए हैं, और इनमें से हमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर दोनों सही है तो क्या जो ए है वो आर की सही डेफिनेशन बताते हैं, क्या जो आर है वो ए की सही डेफिनेशन बताता है कि नहीं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आप मुझे बताइए कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश की जो नीड है, जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति नहीं करता है? बिल्कुल करता। तो ए तो बिल्कुल सही है भाई कथन। आर इसमें जो कारण दिया गया है, रीजन दिया गया कि इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रहित संविधान? दैट इज बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। यस, बिल्कुल है। लेकिन अब एक चीज देखो कि पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, लेकिन क्या जो दूसरा कथन है वो पहले की व्याख्या कर पा रहा है? देखते हैं। ए और आर दोनों कथन सही है, यहां तक की बात ठीक है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मुझे नहीं लगता कि आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा हमसे पूछा कि ए सही है आर गलत, नहीं, ए असत्य है, नहीं, यानी कि ए और आर दोनों सही है, दोनों ही सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे सीधे सीधे स्टेटमेंट वाइज है। अब जो है आप जानते हैं कि पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे उत्तराखंड स्टेट लेवल में, और वहां पर जो है सीधे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो एक स्टेटमेंट पूछा गया है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी? किसने ये स्टेटमेंट दिया था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस जो है भारत था? ये जो कथन दिया गया है, इस कथन को देने वाले कौन है? दैट इज ऑस्टिन। तो ये किसका कथन है? ये कथन है ऑस्टिन का। तो ऑस्टिन के अनुसार संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है वो भारत था। तो ये कथन जो है ये ऑस्टिन के द्वारा दिया गया एक कथन है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितना होना चाहिए? अगर भाई उत्तराखंड हाई कोर्ट में कोई एज अ चीफ जस्टिस नियुक्त होता है या कोई एज अ जस्टिस नियुक्त होता है, तो क्या उसके लिए कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया है? आपका आंसर होगा नो। वाई? क्योंकि भाई यहां पर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जहां पर हम किसी हाई कोर्ट के जज के लिए न्यूनतम आयु की बात करें। हाँ, मैक्सिमम आयु पूछता तो हम लोग लिख लेते कि हाई कोर्ट के जज की जो अधिकतम आयु है वो 62 साल है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज की अधिकतम आयु है वो कितना है? वो 65 साल है। ये हम लोग क्राइटेरिया यहां पर मान सकते थे, लेकिन मिनिमम आयु ना सुप्रीम कोर्ट के केस में ना हाई कोर्ट के केस में तो कोई जो है आयु नहीं है। दूसरी बात, जो न्यायाधीश होते हैं चाहे वो हाई कोर्ट के हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, जब इनके अपॉइंटमेंट की बात आएगी तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के और अदर जस्टिस के अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी राष्ट्रपति को है और हाई कोर्ट की राज्यपाल, नहीं, दोनों की जिम्मेदारी जो है वो किसके पास में है? दैट इज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को राष्ट्रपति चुनते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की बात आएगी तो वहां पर गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होगा वो अपॉइंटमेंट करेंगे। राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिमूवल की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल कौन करेगा, तो अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनका रिमूवल की पावर भी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन इसके लिए संसद के द्वारा क्या किया जाएगा? लिखित रूप से या कह सकते हैं प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को ऐसा सुझाव दिया जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को हटाना तो उसका क्राइटेरिया क्या है? साबित कदाचार, दैट इज प्रूवन मिसबिहेवियर, एंड असमर्थता, दैट इज इनकैपेसिटी। तो अगर असमर्थता और साबित कदाचार किसी जज पर हो जाता है साबित, तो उनको हटाया जा सकता है। लकीली आज तक ऐसा कभी किसी जज को हटाने का हमें जो है अवसर नहीं मिला है, जो कि देश के लिए एक अच्छी बात है कि भाई किसी भी जज को इस आधार पर नहीं हटाया गया कि उन पर जो है कदाचार साबित हो गया हो या फिर वो अपना काम करने में जो है असमर्थ जो है हुए हों। अगला क्वेश्चन आ जाइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य
थी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट इसके आंसर्स की तरफ आइए और वो आ जाए आप लोग 15। रही बात भारतीय संविधान सभा की, तो इसमें 2-3 चीजें ये जान सकते हो कि संविधान सभा की गठन की औपचारिक रूप से पहली बार जो मांग की गई थी वो की थी किसने? दैट इज एम.एन. रॉय जी के द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग को अनौपचारिक रूप से रखा गया था। उसके बाद वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा था कि संविधान सभा के लिए जो सदस्यों का चुनाव हो रहा है उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दैट इज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के रूप में किया जाना चाहिए। ब्रिटिश रिस्पांस कहां शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त ऑफर लाया था, जिसमें उसने हमें जो है सरकार देने की बात की थी, लेकिन इंडियंस ने इसको रिजेक्ट किया था। कुछ इसमें ऐसे प्रावधान थे। फिर 1942 में 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है भारत पहुंचा, जिसकी हमने अगेन क्या है रिकमेंडेशन को रिजेक्ट किया, और तब जाकर 24 मार्च वर्ष 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया, और कैबिनेट मिशन ने यह कहा था कि भारतीयों को संविधान सभा बनाने का मौका दिया जाएगा। और उसके बाद जो है तब जाकर फरवरी 1946 में संविधान सभा के गठन के चुनाव हुए, और उस चुनाव में 389 जो सीटें थी उनको सामने रखा गया था। और उसके बाद जो है देखो इसमें ऐसा किया जा सकता है कि जो 389 सीट थी इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। 296 सीटें थी जिन पर निर्वाचन होना था, जो इलेक्टेड थी, जिन पर जो है चुनाव होना था, और 93 ऐसी सीट थी जिन पर जो है नॉमिनेशन होना था। तो ये मनोनीत थी, नॉमिनेटेड थी, और बाकी 296 जो है वो कैसे थी? वो निर्वाचित थी। हालांकि इसमें भी जो है 2 तरीके से बांट सकते हैं। 292 जो सीटें आनी थी ये किससे थी? ब्रिटिश प्रांतों से थी, जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, और जो 4 सीटें थी ये कहां से आनी थी? चीफ कमिश्नरीज से आनी थी, जिन चीफ कमिश्नरीज में दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान जो है शामिल था। बलूचिस्तान ये जो है शामिल था, और बाकी यहाँ पर जो है प्रिंसली स्टेट से, देसी रियासतों से 93 सीटों पर क्या होना था? मनोनयन होना था। जब ये चुनाव हुआ तो चुनाव का रिजल्ट कुछ यूँ आया कि 208 सीटें जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास आई, 73 सीटें जो है ये मुस्लिम लीग के पास गई। मुस्लिम लीग जो है वो 73 सीट्स के साथ में जो है आगे रहा, और यहाँ पर जो 15 थी वो अदर्स के पास आई थी। तब जाकर आप जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर वर्ष 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहला अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। फिर 1 दिन के गैप के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है चुना गया था इसका अध्यक्ष, और उसमें एच.सी. मुखर्जी जो थे उनको चुना गया था उपाध्यक्ष के रूप में, और उसके अलावा जो है वी.टी. कृष्णमाचारी जी को उपाध्यक्ष की भूमिका दी गई थी। फिर इसके बाद जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जिस उद्देश्य प्रस्ताव पर 22 जनवरी 1947 को सिग्नेचर किए गए थे, और उसके बाद 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लेते हुए भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पार्शियली, आंशिक रूप से स्वीकार किया गया, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। ये संविधान सभा से जुड़ी हुई जो है कुछ बातें थी, जिसमें जो है 15 महिलाओं का भी योगदान या भूमिका रही थी। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर की तरफ जा रहे हैं गाइस, तो इसका आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है S.A. सेन। S.A. सेन को जो है वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कहा जाता है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस प्रकार से भिन्न है कि भारत में, अब देखो वो कौन सी विशेषता हमने बतानी है जो भारत और ब्रिटिश जो है संसदीय प्रणाली से मैच नहीं खाती है, मतलब उसमें भिन्नता है। तो अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है कि दोनों देशों में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार के जो है कार्यपालिका है। ऑब्वियस है भाई, अगर हम लोग इंडिया में देखें तो जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, यानी कि जो वास्तविक जो कार्यपालक है, रियल जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन है? दैट इज द पीएम, राइट। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि जो नाममात्र या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड की भूमिका कौन निभाते हैं? दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो इस मामले में यदि देखें तो वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की जो है तो पहला तो आंसर नहीं हो सकता है।
सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये प्रणाली होती है। इंडिया में अगर हम लोग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ चलें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब आप लोग जो है आर्टिकल 75 पढ़ोगे तो आर्टिकल 75 में जो तीसरा क्लॉज है उसमें साफ लिखा गया है कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन अर्थात कि लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, जबकि 75(2) में ये लिखा गया है कि प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, अर्थात कि प्रत्येक मंत्री जो है इंडिविजुअल रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पद को जो है धारण करते हैं। तो ये भी जो है कथन हो नहीं सकता, मतलब हमें गलत कथन चूज करना है इसमें से, ठीक है। द्विसदनीय विधायिका लेजिस्लेचर है। अब बताओ जरा कि भारत हो चाहे वो ब्रिटेन हो, वहां पर क्या लेजिस्लेचर जो है वो बाइकैमरल है। इंडिया की बात कर लीजिए, सेंटर की तरफ चलिए, जो हमारी संसद है, लेजिस्लेचर मतलब क्या है, भारत में अगर आप लोग संसद की तरफ चलते हैं तो आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खोलकर देखिए, वहां यही लिखा है कि भारत की जो संसद है इसका गठन या इसका जो निर्माण हुआ है वो अपर हाउस जो कि है राज्यसभा और लोअर हाउस जो कि है लोकसभा इससे मिलकर हुआ है, और राष्ट्रपति जो है ये अभिन्न अंग के रूप में भूमिका निभाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। सो इट मींस कि यस इंडिया में जो है लेजिस्लेचर क्या है, ये डबल है, और यही जो है लेजिस्लेचर कहां पर है, दैट इज इन ब्रिटेन। न्यायिक पुनरावलोकन दैट इज द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जो है क्या ये प्रणाली इंडिया और ब्रिटेन दोनों में, तो इंडिया में तो ये प्रणाली है लेकिन ब्रिटेन में नहीं, अर्थात कि अगर इस क्वेश्चन के आंसर की और अगर आप लोग जा रहे हैं कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है और ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली नहीं है। सवाल ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपने सही कथन को जो है इसमें चूज करना है। पहला कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, दैट इज द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है या नहीं है इसको हम लोग देखते हैं। हमें सही कथन की ओर जो है जाना है। क्या अमेरिका में जो है क्या संघीय सरकार है, तो अमेरिका की बात करें तो यहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो दैट इज कि सरकार की कैसी है, वहां पर राष्ट्रपति सरकार या राष्ट्रपति शासन की प्रणाली है, राइट। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, हटा दीजिए। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक व्यवस्था है। देखो अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र हमारा संघ है, मतलब उसमें जो है डिवीजन ऑफ पावर हो रखा है ना, शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ शक्तियां जो है सेंटर के पास में, कुछ राज्य के पास में, कुछ दोनों में, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, डन। और साथ में अगर हम लोग बात करें जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट में अगर देखें तो एकात्मक प्रणाली है, मतलब भारत में सिर्फ 6 ही ऐसे राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक सरकार है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल है। बाकी के स्टेट की बात करें तो उसमें से है एकात्मक सरकार है, तो ये कथन सही है। तो हमें यहाँ पर अगर सही कथन का चयन करना तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। फ्रांस में संघीय सरकार, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं होती बल्कि जो है चयन होता है, तो नियुक्ति नहीं हो सकती है, चयन होगा, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से जो है 2 कथन दिए गए हैं, इनमें हम लोगों ने विचार करना है। कथन ए आपसे पूछ रहा है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा संविधान है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत का संविधान जो है सबसे अधिक लंबा हो गया है, तो दिस इज द राइट वन। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। इन अ वेरी सिंपल टर्म वी कैन से दैट कि द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, विच इज ऑल्सो राइट, राइट। तो ये क्वेश्चन सही है, लेकिन एक सवाल है कि जो पहला और दूसरा कथन है क्या एक दूसरे को जो है एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो देन नो। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हालांकि कथन जो है दोनों सही है, ए भी कथन सही है और आर कथन जो है दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन की बात करें, व्याख्या की बात करें तो एक दूसरे के साथ में वो व्याख्याएं जो है मैच नहीं हो पा रही। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए गाइस जल्दी से। कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव जो है कहां पर अपनाया था, तो कांग्रेस ने अगर फंडामेंटल राइट्स के लिए जो प्रस्ताव की बात करें, देखो 1931 में कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है, जिसकी चेयरमैनशिप दी जाती है सरदार पटेल जी को। सरदार पटेल जी जो है इन्होंने कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्षता की थी। इस कराची अधिवेशन के दौरान जो है 3 बड़े मुद्दों पर, 3 बड़े जो है टॉपिक्स पर जो है डिस्कशन हुआ था। सबसे पहला क्या था, गांधी इरविन पैक्ट को कांग्रेस ने यहां पर जो है मंजूरी प्रदान की थी या मान्यता प्राप्त की थी। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच का जो पैक्ट हुआ था उस पर इन्होंने मंजूरी दी थी। दूसरा, जो
कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कहां उठी थी? वो लाहौर अधिवेशन 1929 में थी। पूर्ण स्वराज, मर्ज मत करना। इस पूर्ण स्वराज के सिद्धांत को रिवाइज किया गया था, इसको जो है रीइंट्रोड्यूस किया था कहां पर? दैट इज इन दी कराची सेशन। और थर्ड जो मेन बात थी वो क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि इस अधिवेशन में मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों के विषय पर जो है चर्चा की गई थी, बातें की गई थी। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने कहां पर? दैट इन द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस presided by the Sardar Vallabhbhai Patel in the year of 1931, which is related to the proposal जिसमें क्या था? फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट आ जाइए, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा जो है सही है। आपने क्या बताना है कि राइट जो है वो कौन सा है, कौन सी जोड़ी, कौन सा पेयर जो है राइट है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अंडर आर्टिकल 318 नो, क्योंकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 जो है वो यहां से स्टार्ट हो जाएगा और अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है हमारे पास भारत के भीतर सर्वोच्च न्यायालय, उसमें भी अगर मेन देखें तो 124 आर्टिकल जो है रिलेटेड है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन इसके अलावा भी हमें 2 और ऑप्शंस पे नजर दौड़ानी पड़ेगी, तो ये इसका राइट आंसर है। संघीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसकी अवधारणा 332 की बजाय इसकी अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में। और महाअधिवक्ता दैट इज द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, तो एडवोकेट जनरल की अगर बात करें तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 नहीं बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 जो है 165 इसमें उल्लिखित है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग की यदि हम लोग बात करें तो भारत में निर्वाचन आयोग जो है इसमें इतना याद रखा जा सकता है कि चुनाव किस किस का करवाएगा। देखो, सबसे पहले तो बात करें तो संसद के जो चुनाव होते हैं, संसद के चुनाव मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों का चुनाव कौन कराएगी? निर्वाचन आयोग कराएगी। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और राज्यों में जो विधायिका है या राज्यों में जो विधान मंडल है, जिस राज्य में एकात्मक सरकार है वहां पर विधानसभा का चुनाव, और जिसमें दोनों तो विधानसभा विधान परिषद के चुनाव को, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? भारत के निर्वाचन आयोग। क्यों बताया? क्योंकि इसमें जो लोकल बॉडीज हैं, पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, ये पंचायतें हैं, और जो नगर पंचायतें या जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, इनका चुनाव जो है ये अनुच्छेद 324 के तहत भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। भारत का निर्वाचन आयोग अपने आप में एक स्वतंत्र और अर्ध न्यायिक संगठन या अर्ध न्यायिक जो है निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसका काम है देश के भीतर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। और निर्वाचन आयोग को मैंने अर्ध न्यायिक इसलिए कहा क्योंकि अगर निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, मतलब चुनाव चिन्ह को लेकर, ठीक है, सिंबल्स की बात करें, तिथियों को लेकर जो भी विवाद होता है तो वो निर्वाचन आयोग जो है वो समाधान उसका ला सकता है। तो इसलिए ये जो है अर्ध न्यायिक संगठन के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? अच्छा, शब्दों को जरा ध्यान से सुनो, यहां पर गणतंत्र लिखा है न बल्कि स्वतंत्र, दैट इज रिपब्लिक इंडिया की बात चल रही है कि रिपब्लिक इंडिया का जो है पहला बजट किसने और कब जो है पेश किया था। तो पहले बजट को जो है कब लाया गया, सॉरी किसने पेश किया था? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज जॉन मथाई। जॉन मथाई के द्वारा पहली बार 1950 में, वर्ष 1950 में जो है इनके द्वारा पहली बार क्या लाया गया था? गणतंत्र भारत का पहला क्या लाया गया था? बजट लाया गया था। और जहां पर हम लोग से गणतंत्र भारत के पहले बजट की बात करता है तो ये बजट आया था कब? 28 फरवरी 1950 को। तो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई जो है गणतंत्र भारत का पहला बजट लाए थे, 28 फरवरी 1950 को, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन और कब लाए थे, तो फिर वहां पर आर.के. शर्मुखम शेट्टी जी का नाम आ जाता और ये 26 नवंबर को 1947 में स्वतंत्र भारत का, अगर स्वतंत्र पूछा है 26 नवंबर 1947, अगर स्वतंत्र भारत पूछेगा, आई रिपीट इंडिपेंडेंट इंडिया, और अगर पूछेगा कि भारत का पहला, मतलब भारत किस समय का? जिस समय ब्रिटिशर्स के अंडर थे, तो जो कह लीजिए कि जो ब्रिटिश इंडिया था, उस ब्रिटिश इंडिया का जो पहला बजट लाए थे वो जेम्स विल्सन लाया था, जिसका समय 1860 है। तो तीनों आंसर याद रखना, गणतंत्र भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला और भारत का पहला, ब्रिटिश भारत जो है उसका पहला जो है जेम्स विल्सन, ये क्या लेकर आए थे? बजट लाए थे। वहीं अगर हम लोग बजट की बात करें तो हालांकि भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द को प्रत्यक्ष रूप से लिखा नहीं गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 112 ये केंद्रीय यानी कि सेंट्रल स्टेटमेंट को लिखता है, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। क्या है वहां पर? दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में। और जहां राज्यों की ओर दौड़ोगे तो राज्यों की ओर दौड़ने के समय में भारत के संविधान का अनुच्छेद 202 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू दी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ स्टेट या इन अ स्टेट, किसी भी राज्य में। डन है? ओके, नाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, राइट। आपके पास पूछा गया अनुच्छेद 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, विच इज वेरी करेक्ट बिकॉज ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1976 का, 1976 का, तो इसने जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की थी 39A के भीतर, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद 40 जो है, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, विच इज ऑल्सो राइट, ठीक है। हमें जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू समान नागरिक संहिता, दैट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता की बात करेंगे वो अनुच्छेद 44 है। लेकिन अगर अंतिम हम लोग देखें तो अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, जो कि बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा। वाई? क्योंकि पहले यदि बात करूं मैं न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथककरण से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो दैट इज आर्टिकल 50 of Indian Constitution, and on the other side Article 28 of Indian Constitution is related to the prohibition of slaughtering of calves and the milky animals. In a very simple terms we can say that कि the Article 48 of Indian Constitution is related to the prohibition of animal killing। भाई जो पशुओं को जो मारा जा रहा है, जो उनकी हत्या की जा रही है, उसको रोकने के लिए 48 था। और साथ में जो पर्यावरण है, जो एनवायरमेंट है, जो हमारे आसपास का क्या है, वन्य जीवन है, वन्य जीव है, उसको जो है सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 48 है, न बल्कि यहाँ पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथककरण, जिसके लिए आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल। और ये जितने भी आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज के भीतर आएंगे, जो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विच इज नॉट राइट। विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा, जो कि इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में और संघ की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर है आर्टिकल 210 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू दी लैंग्वेज यूज्ड इन दी लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, ठीक है ना। स्टेट जिस भी स्टेट में क्या है लेजिस्लेचर है, तो वहां पर जो है इस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। ऐसा जो है यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, फिर से 2 कथन है, जिसमें से कथन एक जो है वो दूसरे की कारण को जो है पूछा गया है। तो इसमें सही कोड देखते हैं। पहला आपसे पूछा गया है, केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं। आप स्वयं सोचिए कि जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो सदस्य हैं, क्या इनको प्रधानमंत्री जी के द्वारा पद से हटाने की शक्ति मिली है? नहीं, कतई नहीं। तो पहला तो बिल्कुल जो है गलत है। केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश या राय के आधार पर की जाती है, ये कथन बिल्कुल सही। और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 75 जो है इसको पढ़ना है। और 75 में भी जो पहला क्लॉज लिखा है उसमें साफ लिखा गया है कि the prime minister shall be appointed by the president of India and the other ministers of the council of ministers shall also be appointed by the president of India, लेकिन only after the recommendation of this प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेगा, प्रेसिडेंट उनकी नियुक्ति करेगा, और हटाने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है, ना बल्कि प्रधानमंत्री। विच मीन्स कि ऑप्शन ए जो है कथन ए इज गलत बट कारण इज राइट। तो ए गलत है और जो है वहां पर आर जो है बिल्कुल सही है। तो ए गलत है और आर सही है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है आप लोग यहाँ पर कंप्लीट समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स कि राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। महाधिवक्ता वंस अगेन आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राइट। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीएम या फिर जो है चीफ जस्टिस।
इसका अपॉइंटमेंट राज्यों के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और ये मैंने पहले आपको क्लियर करा दिया कि भारत के संविधान का आर्टिकल 165 इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ महाअधिवक्ता, राइट। और महाअधिवक्ता कौन होता है? राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार, द हाईएस्ट लीगल एडवाइजर और लीगल ऑफिसर इन अ स्टेट इज एडवोकेट जनरल, जिसकी नियुक्ति की जाती है राज्यों के राज्यपाल के द्वारा। उनको उनके पद से हटाने की व्यवस्था भी जो है राज्यों के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट के रूप में कार्य करेंगे। और इनका कार्य क्या है कि भाई वो लीगल मैटर्स पर जो है सलाह देने की कार्य करेगा। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 में। वहीं अगर हम लोग महान्यायवादी की बात करें, आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो महान्यायवादी की बात करें तो उसको जो है हम लोग केंद्र सरकार के सबसे बड़े लीगल एडवाइजर के रूप में या लीगल ऑफिसर के रूप में जान सकते हैं। और उनका कार्य ठीक वही है जो कि राज्य सरकार में या राज्यों के बीच में महाअधिवक्ता का है, तो केंद्र में महान्यायवादी का है। इसकी नियुक्ति महान्यायवादी की सेंटर में कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। इनके निष्कासन, इनके जो है रिमूवल की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर डिपेंड करती है, क्योंकि उनके प्रसाद पर्यंत पद धारण होता है। और टाइम या कार्यकाल कोई फिक्स्ड नहीं है, कोई ऐसा टेन्योर फिक्स नहीं कि जहां पर हम कहें कि इनका कार्यकाल जो है इतने समय के लिए क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को याद रखना है कि कोई ऐसा निश्चित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रथम लोक अदालत का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? मुंबई, दिल्ली, मद्रास, लखनऊ। एक्चुअली गाइस ये क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रही है मुझे। इसको हम लोग या तो एक और ऑप्शन जोड़ देते हैं ई, और इसमें जोड़ देते हैं गुजरात, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो गुजरात होगा। तो इसको आप लोग समझ लेना। रही बात की लोक अदालतें क्या होती हैं, लोक अदालतों का गठन कैसे होता है, तो आप सब जानते हैं कि जो लीगल सर्विसेज एक्ट आया था 1987 का, जो लीगल सर्विसेज एक्ट है, इसके अंतर्गत जो है लोक अदालतों की स्थापना की जाती है, जो कि नलसा के द्वारा ही की जाती है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है, इसके द्वारा लोक अदालतों का गठन किया जाता है। और लोक अदालतों का काम क्या है? नाम में देखो, पब्लिक कोर्ट, पब्लिक अदालत, लोक अदालत। जनता के जो विवाद हैं, जो उनके डिस्प्यूट्स हैं, उनका स्पीडी सेटलमेंट हो सके, त्वरित रूप से उनको जो है समाधान मिल सके, इसके लिए क्या बनाई गई थी? लोक अदालतें बनाई गई थी। हाँ, हालांकि कालांतर में वर्ष 2002 में जो है इसमें अमेंडमेंट आया, और अमेंडमेंट के बाद जो है परमानेंट लोक अदालत जो है उनके गठन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? देखो, जब भी हम लोगों से 5 ईयर प्लान्स पूछेंगे तो वहां पर आपको याद रखने पड़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान। जैसे सेकंड जो 5 ईयर प्लान है, ये बेस्ड किस पर था? पीसी महालनोबिस प्लान, प्रशांत चंद महालनोबिस प्लान जो था। तो जो है यहाँ पर पीसी महालनोबिस प्लान पर ये आधारित दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। रही बात की जो पंचवर्षीय योजना है, देखो आप लोगों को याद रखना कि जो पहला 5 ईयर प्लान था 1951 टू 5 साल जोड़ दिए 1956, ठीक है। अच्छा, दिनांक पूछेगा तो इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है। दिनांक में कैसे? फाइनेंशियल ईयर जोड़ना है, यानी कि 1 अप्रैल को ये शुरू हुआ, 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक ये पहला चला था। दूसरा 56 में स्टार्ट होगा, 5 साल जोड़ दीजिए, 57, 58, 59, 60, 61, ठीक है। तो वहाँ तक जो है लगभग जो है 1956 से 1962 के बीच में 56 टू 60 to 19, ये कौन सी थी? सेकंड 5 ईयर प्लान थी, विच वॉज बेस्ड ऑन दी पीसी महालनोबिस प्लान, जिसका मेन जो वहाँ पर उद्देश्य रखा गया था, जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? दैट इज इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, औद्योगिक जो है विकास करना था। जैसे पहले वाले में हेराडोमर जो है मॉडल पर जो आधारित था, तो हेराडोमर मॉडल जो है वो कृषि को सहयोग दे रहा था, और पीसी महालनोबिस जो मॉडल की बात करें तो वो किसको सहयोग कर रहा है? दैट इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक दैट इज नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? बहुत बार पूछा गया सवाल है, और इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, शिवरामन कमेटी, जो कमेटी 1979 में गठित हुई थी। और 1979 में शिवरामन कमेटी ने जब रिकमेंड किया था नाबार्ड के एस्टेब्लिशमेंट की, तो तब जाकर जो है वर्ष 1982 में जो है 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की यहाँ पर क्या कर दी गई थी? स्थापना की गई थी। 1 लाइन क्वेश्चन, इतना ज़्यादा जो है डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है।